गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा के अंदर अपन ने परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। वहां पे अपन ने देखा था कि एक तरंग संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला था अपने पास 109,677 1/n1² - 1/n2² सेंटीमीटर क्यूब से इसकी यूनिट थी। अब देखो बेटा यहाँ पे अपन बात करते हैं कि देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है n बराबर 1 यानी पहला कोस है। यहाँ पे ये n बराबर क्या है, ये दूसरा कोस है। ये n बराबर है, ये दूसरा कोस है। यहाँ पे n बराबर है, ये तीसरा कोस है। ये n बराबर चौथा कोस है। ये पांचवा है, छठा है, अनंत है। यानी चलते जाएंगे 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे जो रेखाएं प्राप्त हुई वो पहली अपनी रेखा प्राप्त कौन सी हुई, पहली जो अपनी रेखा प्राप्त हुई वो हुई अपने को लाइनमन। इसका मतलब लाइनमन क्या है, लाइनमन ये है कि अगर दूसरे कोस से पहले में आ रहा है यानी बाह्यतम कोस यानी उच्च ऊर्जा स्तर क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर होगा n2 बराबर 2 3 4 आदि आदि। यानी जो भी अपने पास स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो कौन से उच्च ऊर्जा स्तर से हो रहा है, दूसरे से हो रहा है। तो देखो बेटा यहाँ से दूसरे से कहां आ रहा है, पहले में आ रहा है। तीसरे से कहां आ रहा है, पहले में आ रहा है। चौथे से कहां आ रहा है, पहले में आ रहा है। पांचवे से कहां आ रहा है, पहले में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर N2 मेरे पास 2 3 4 आदि है और अगर N1 यानी निम्न ऊर्जा स्तर है वो क्या है, मेरे पास पहला है। इसका मतलब अगर कोई भी स्पेक्ट्रम जो रेखा आती है वो N2 से लेके N1 पहले कोश में आती है तो उस जो श्रेणी है उस श्रेणी को बोलते हैं लाइमन श्रेणी। और लाइमन श्रेणी है वो किस में होता है, पराबैंगनी क्षेत्र में इसको देखा जाता है। कौन से में देखा जाता है, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बामर। बामर का मतलब जो उच्च ऊर्जा स्तर होगा वो क्या होगा बेटा, इसका जो उच्च ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है, N2 क्या होता है, क्योंकि N1 कहां आ रही है, ये पहले में नहीं आ रही है। बामर है वो कौन से में आ रही है, दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रही है। और दूसरा जो ऊर्जा स्तर है वो क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है। इसका मतलब दूसरे से ऊपर वाली में आएगी तो N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, अनंत से। इसका मतलब अगर N2 3 4 5 6 अनंत है और निम्न ऊर्जा स्तर क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर 2 है यानी दूसरे कोष में अगर ऊपर 3 4 5 6 आदि से चल के दूसरे कोष में आती है तो उसको अपन बोलते हैं बामर श्रेणी। क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी बोलते हैं। और जो बामर श्रेणी है वो कहां देखी जाती है, दृश्य क्षेत्र में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है, दृश्य क्षेत्र में देखी जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, तीसरी आती है पाश्चन। पाश्चन की बात करते हैं तो N1 कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा 3। भाई पाश्चन की बात कर रहे हैं तो N1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और N2 कितना हो जाएगा, 4 5 आदि आदि हो जाएगा। इसका मतलब अपन बात ये कर सकते हैं कि लाइमन बामर पाश्चन, लाइमन हो जाएगा, बामर हो जाएगा, पाश्चन हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मान लो कि मैं लाइमन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं लाइमन की बात कर रहा हूं। तो लाइमन के अंदर N1 है वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। दूसरी बात कर रहा हूं मैं बामर की, तो बामर में जो N1 है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरी बात कर रहा हूं मैं पाश्चन की, तो पाश्चन के अंदर N1 है वो कितना हो जाएगा, N1 है वो 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे N2 की बात करता हूं तो N2 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पहले कोष में आ रही है। इसका मतलब कौन सी से आएगी, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, अनंत से आएगी। अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं तो बामर है, इसका मतलब दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में आ रही है और दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में आ रही है। इसका मतलब N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा 3 4 आदि। और इसकी मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा यहाँ पे 4 5 6 आदि। इसी तरीके पाश्चन के बाद में ब्रैकेट आती है, उसके बाद में फुंड आती है। तो ब्रैकेट जो आएगी, जो ब्रैकेट आती है इसका मतलब N1 कितना हो जाएगा, उसके लिए 4 हो जाएगा। N2 कितना हो जाएगा बेटा, N2 हो जाएगा 5 6 आदि आदि। और लास्ट आती है ब्रैकेट फुंड आती है। फुंड का मतलब N1 कितना हो जाएगा, N1 आ जाएगा 5 यानी निम्न ऊर्जा स्तर इसका 5 है। और N2 कितना हो जाएगा 6 7 आदि आदि। इसका मतलब अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो अपन श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो लाइमन श्रेणी है वो N1 फर्स्ट में आएगी। लाइमन के बाद में बामर आती है तो बामर N2 सेकंड में आएगी। उसके बाद में पाश्चन आती है वो N1 3 में आएगी। और ब्रैकेट आती है वो N1 4 में आएगी। और लास्ट के अंदर जो फुंड आती है वो N1 5 में आएगी। ठीक है, ये अपन इसके बारे में अध्ययन किया है। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन संक्रमण की बात करते हैं। उसके अंदर यहाँ पे जो लिखा हुआ है
वो ये है कि ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेल्टा ई का मतलब क्या होता है बेटा? डेल्टा ई का मतलब होता है दोनों का ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल कितना है? लास्ट फाइनल का कितना ऊर्जा है और इनिशियल कितनी ऊर्जा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि मैं n1 और n2 की बात करता हूं तो n2 क्या हो जाएगा? फाइनल। तो n2 के लिए जो ऊर्जा है और n1 के लिए जो ऊर्जा है, उन दोनों का जब मैं अंतर करता हूं, उन दोनों को मैं अंतर को घटाता हूं ऊर्जा का, तो वो क्या जाएगा? वो इसका ऊर्जा अंतराल आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी जो फाइनल है उसमें से अगर अपने इनिशियल को घटा दिया है तो अपने पास उसका ऊर्जा का अंतराल आ गया है। ठीक है। उसके बाद में दो अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित या उत्सर्जित विकिरणों को निम्नलिखित रूप से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो अवस्था दे रखी है, उनका अपन को संक्रमण दे रखा है, तो अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण होती है तो इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं यहां से। ठीक है। तो E2 और E1 है, उच्च व निम्न ऊर्जा स्थिर अवस्थाएं हैं। ये समीकरण बोर का आवर्ती का नियम कहलाता है। यहाँ पे जो दे रखा है कि किसी भी कक्ष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो nh/2 पाई के बराबर होता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इसका कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है? nh/2 पाई के बराबर होता है। यहाँ पे जो n की जो वैल्यू दे रखी है वो n की वैल्यू 1 2 3 4 आदि हो सकती है। mvr है, ये कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग का मतलब है mvr। m का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मास, v का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है। तो nh/2 पाई होता है। यहाँ पे h है, इस h की वैल्यू क्या होगी? प्लांक h, यहाँ पे h क्या होगा? प्लांक कांस्टेंट होगा। और प्लांक कांस्टेंट जो होता है, इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस। तो प्लांक जो कांस्टेंट है उस प्लांक कांस्टेंट की अपन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे अपन को कोणीय संवेग है mvr, इसके बारे में अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। इस समीकरण के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का भी, ये जो समीकरण दे रखी है इस समीकरण के अनुसार क्या होता है? इस समीकरण के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग का मान h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब h/2 पाई है, इसका पूर्ण गुणज होगा, उसी कक्षा के अंदर वो घूमेगा। अगर h/2 पाई का पूर्ण गुणज नहीं होता है, इसका मतलब वो उस कक्षा के अंदर चक्कर नहीं लगा सकता। ठीक है। इस समीकरण के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इस प्रकार कुछ कक्ष निश्चित होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। इसके अंदर जो कक्षक होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षक होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन जो परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन की स्थायी अवस्था, जैसे मान लीजिए n बराबर 1 2 3 आदि दे रखी है, ये इनकी मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। सेकंड है इन स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्या है, उस त्रिज्या को अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं r बराबर n²a, r बराबर n²a है। उसके बाद में जो पहली स्थायी अवस्था है वो बोर कक्षा के लिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या आगे मैं बोर का जो मॉडल पढ़ाऊंगा उसके अंदर आ जाएगा। कक्षा निकालने के लिए पहले कोष के लिए कक्षा निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, दूसरे के लिए त्रिज्या निकालेंगे, वो आगे बोर के मॉडल के अंदर आएगी। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा n1 में पाया जाता है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है? इतनी पिकोमीटर होती है। 52.9 है, वो क्या होती है? पिकोमीटर होती है यहाँ पे। ठीक है। स्थायी अवस्था की ऊर्जा को निम्न सूत्र से निकालते हैं। स्थायी ऊर्जा का जो सूत्र है वो है En बराबर माइनस RH/1/n²। यहाँ से अपन स्थायी जो ऊर्जा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। RH यहाँ पे रिडबर कांस्टेंट है, रिडबर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल। ये RH की वैल्यू दे रखी है। निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर है वो n1 के लिए तो कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पे n1 की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ये अपने पास फॉर्मूला आया है और इस फॉर्मूले के अंदर 1/n² दे रखा है और 1/n² के अंदर अगर मैं n की वैल्यू क्या रखूंगा? अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, n की वैल्यू को अगर मैं 1 रखता हूं, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो उसकी वैल्यू 1 निकालने के लिए n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1 रखने पड़ेगा। और n की जगह अगर मैं 1 को रखूंगा तो 1 रखूंगा तो इसके अंदर RH की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे अपन 2.18।
तो ये RH की वैल्यू दे देंगे और n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये 1 आ जाएगा। अगर मैं n की 2 के लिए निकालना चाहता हूं तो E2 कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा -RH 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, n2 की वैल्यू मैंने 2 रखी है, और 2 अगर मैंने रखी है इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 रखी है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसका मतलब इसकी जो RH की वैल्यू दे रखी है 2.18 गुणा 10 की घात -18, इसके अंदर मैंने किसका भाग लगा दिया, इसके अंदर मैंने 4 का भाग लगा दिया। जब मैं इसमें 4 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.545 गुणा 10 की घात -18। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है वो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे दे रखा है अपन को, अगर मैं n इंफिनिटी की स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तथा ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य होता है, ये आयनिक हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आयनिक हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन निर्धारित कक्षा में उपस्थित होता है तब नाभिक के द्वारा आकर्षित होता है। देखो यहाँ पे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो निर्धारित कक्षा के अंदर उपस्थित होता है, निर्धारित कक्षा के अंदर अगर वो प्रेजेंट होता है तो वो नाभिक के द्वारा क्या होता है, वो नाभिक के द्वारा आकर्षित होता है, तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगर वो नाभिक के द्वारा उत्सर्जित हो रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, वो ऊर्जा का उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, इसकी ऊर्जा निम्न हो जाती है यानी कम हो जाती है। इसलिए इस समीकरण में E की वैल्यू क्या आएगी, इसकी E की वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।